फादर्स डे, पिता का दिन, और इस पर श्रृंखला चला रही है परिधि न्यूज़। तो आइए परिधि न्यूज़ की इस श्रृंखला में अब मिलते हैं हम बैतूल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर जगदीश घोरे से। वैसे तो आप बहुत अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और जिला अस्पताल की जिम्मेदारी आप बखूबी संभाल रहे हैं। तो आइए सर के फादर्स डे से जुड़े या फादर से जुड़े अनुभवों को जानते हुए उनके अब तक के सफ़र पर हम कुछ बातें करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे सबसे पहले आपके परिवार के बारे में, पिता के बारे में, माता जी के बारे में। मेरा जन्म श्री के.आर. घोरे जी उनकी फैमिली में हुआ, पिताजी का नाम है, और पापा भी सरकारी सेवाएं में थे जी। वो जिला खाद्य अधिकारी के रूप में रिटायर हुए अभी 2009 में। और पापा जी का ऐसी सरकारी नौकरी रही कि उसमें उनका ट्रांसफरेबल जॉब था, हर 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता था। तो इससे एजुकेशन काफ़ी प्रभावित बिल्कुल रहा हमारा एजुकेशन ऐसा रहा कि हर 2-3 जिलों में हमको कई जिलों का हमको अनुभव मिला, जैसे डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सतना, रीवा, सब मतलब ये यही है कि मध्य प्रदेश आपका घर जैसा रहा जी है। बिल्कुल रहा, अच्छा अनुभव रहा पापा के। परिवार में कौन कौन है सर? जी मम्मी पापा के अलावा बड़े भैया हैं मेरे जो इस वक्त अभी कनाडा में हैं। कनाडा में वो प्रोफेसर है वहाँ पे, एंटीगोनिश करके जगह, वहाँ कोडी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है, हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी है और इंडियन है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद जी, ये है बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया की। तो अभी भी हैं वो अनवर, मतलब उनको भी करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ पे कनाडा गए हुए। और मेरी छोटी सिस्टर हैं जो मुझसे छोटी हैं, तो उनके वो सिस्टर भी बहुत इंटेलिजेंट थी। मतलब वो क्या बोलें कि वो उनका पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया। उनके हस्बैंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई सर्जन है, वो भी प्रोफेसर और एचओडी है वहाँ पे विदिशा मेडिकल कॉलेज में इस समय पे। जैसा आपने बताया कि पापा जो है सर्विस में ही थे जी, तो सख्त भी काफ़ी रहे होंगे और कई बार अनुशासन जो है, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं उनका अनुशासन बड़ा सख्त। पापा का अनुशासन, बहुत अनुशासन में रहने के लिए बहुत सख्त थे और हमें भी अनुशासन की बहुत सीख दी पापा ने। और यही बोला कि जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं समय पे ज़्यादा देर ना करें, रात के समय से जल्दी, ज़्यादा रात ना होने दें और जल्दी समय पे आएँ, किसी बाहरी से किसी से एकदम से अनावश्यक कोई बात ना करें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में पापा जी ने बहुत सीख दी। ऐसा लगता है कि यही सीख आपने अपनी पीढ़ी को भी दी, अपने बच्चों को भी। बिल्कुल यही सीख हमको पापा की जो बातें थी, अच्छी बातें, वही हमने अपने बच्चों को भी वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि जो पापा हमको डांटते थे या जो भी बोलते थे कि वो हमको उस समय उनसे ऐसा लगता था कि क्यों बोल रहे हैं, हम पे ज़्यादा सख्त हो रहे हैं या हमें रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज समझ में आया है कि ऐसा क्यों होता है। पापा का ज़्यादातर टाइम तो जॉब की वजह से परिवार के साथ बीतता नहीं रहा होगा, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट किस तरह से वो फैमिली के साथ समय बिता रहे हैं और कैसे आप लोग उनको? जी, आफ्टर रिटायरमेंट पापा जी का भी मैं बताऊं, हमारे पांडुर्ना में हमारा निवास पापा जी ने बना लिया है। आफ्टर रिटायरमेंट ननिहाल था वहाँ हमारा, तो पापा जी ने प्लॉट लेके वहीं अपना घर एक निर्माण कर लिया है और आफ्टर रिटायरमेंट 2009 से वहीं रह रहे हैं। वहाँ रहने का कारण भी है कि वहाँ रिश्तेदार हमारे बहुत हैं हमारे समाज के, तो वो उनके बीच में रह के अकेलापन नहीं लगता। और आफ्टर रिटायरमेंट की एक वो रहती है कि कैसे रहेंगे और समय कैसे बीतेगा, तो वो उस हिसाब से वहाँ अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं। पापा के नेचर में ही है, कहीं घूमने जा रहे हैं गाड़ी में, कहीं लेके कहीं को, कभी यहाँ आ जाते हैं, कभी कनाडा भी, कभी 2 महीने पहले मम्मी पापा कनाडा में रह के आए 1 महीने। तो ऐसा कभी कोई ऐसा अनुभव रहा है पापा के साथ कि कभी ऐसा रहा हो कि डांट पड़ गई हो, कोई गलती की हो या उनसे डर कर रहना पड़ा हो काफ़ी दिनों तक, कोई बात छुपाई हो, तो हम उसको भी शेयर करना चाहेंगे। हाँ, हमने मतलब एक बार वो कम मार्क्स आए थे तो हमने बात छुपाई थी पापा से, तो डांट बहुत डांट पड़ी थी और ये बोला था कि ऐसे डरने की बात नहीं है, कोई आपको कोई टारगेट लेके नहीं चलना, आप अच्छे से पढ़ें और वो रहें, मतलब अपने फोकस रहें अपने कार्य में, ऐसा पापा ने बोला था। और मतलब डांट भी पड़ी थी, बात घबरा भी गए थे ज़्यादा। अच्छा। लेकिन ये तो मतलब लेकिन सीख ही मिलती है। मम्मी पढ़ाई पर उनका हमेशा फोकस रहा है पापा का, और शायद ये इसीलिए कि वेल एजुकेटेड थे और सरकारी जॉब में थे, तो उन्हें इस चीज़ का पापा जी बहुत, मैं बताना चाहूँगा दीदी आपको कि पापा जी गरीब परिवार से थे। हमारे दादाजी
तो उनका परिवार बहुत बड़ा था, टोटल 7 सदस्य थे, 2 लड़के और 5 लड़कियाँ। तो उसमें से पापा मध्य उसमें आते थे, मतलब पापा से ऊपर 3 बहनें और थी। तो पापा को क्या वो थे, प्रतिभावान तो थे, तो पढ़ने में बहुत मन लगता था। तो पापा ने स्ट्रीट लाइट में, और पट्टन, प्रभात पट्टन के रहने वाले हम लोग। प्रभात पट्टन में उनका जहाँ घर था, से प्रभात पट्टन जो है वो हमारे भी मामा जी का गाँव है। तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट में पापा ने पढ़ाई की है, मोमबत्ती में पढ़ाई की है ये, मतलब। और पापा अपनी पढ़ाई के खर्चे के लिए वो ट्यूशन भी लेते थे, 12वीं के बाद से उन्होंने ट्यूशन भी लिए। तो मतलब हमने वो पापा का ये सुने हैं, संघर्ष उनका ये है। तो हमें उनकी कीमत समझ में आई धीरे धीरे, पापा का कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है उसका। आप कैसे डॉक्टरी की फील्ड में आए? जी, मेरा थोड़ा सा मैथ से कमज़ोर था। और मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट जागा 11वीं 12वीं के दौरान। तो मैं 11वीं मतलब 10वीं से ही मुझे इंटरेस्ट जागा, तो मैंने सब्जेक्ट लिया फिर बायो का। और मैंने सिंधु स्कूल सतना में कोचिंग करी, और भगवान की दया से और सब मम्मी पापा के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ। उस समय पीएमटी रहा? उस समय पीएमटी था। जी। और मैंने 1994 में मैंने एडमिशन लिया था रायपुर मेडिकल कॉलेज में। ओके। तो अभी जो है अब तक की आपकी पोस्टिंग कहाँ रही है? अभी मेरा जो टोटल ये जो DCH वाला जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मेरा, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ, वो मैंने ग्वालियर GMC ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट किया। तो वो मेरा 2005 में हुआ, तो मध्य 2005 में। तो तत्पश्चात मैंने 1 साल दिल्ली में जाके मैंने जॉब करी, मतलब अपने आप को संघर्ष करते हुए कि भाई SRशिप होती है, एक जॉब होती है जो प्राइवेट हॉस्पिटल से मिलती है। उसमें आपको ड्यूटी के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं जो कि आगे आपके प्रैक्टिस में काम आती है। तो वो अनुभव लेने के लिए हमने 1 साल जॉब करी। और 2006 के मध्य में मैं फिर यहाँ की संविदा नियुक्ति, मध्य प्रदेश सरकार की संविदा नियुक्ति के तहत मैंने पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उस समय होशंगाबाद में, तो वो ज्वाइन किया था एज ए PGMO, शिशु रोग चिकित्सक के रूप में मैंने ज्वाइन किया था। और करीब 6 साल रहा वहाँ पे। और मई 2011 से मैं बैतूल में मेरा स्थानांतरण हुआ, PSC में सिलेक्शन हुआ। मैंने बैतूल भरा था, तो मुझे मिल गया बैतूल। तो मैं 2011 से मेडिकल ऑफिसर से नज़दीक था, इसीलिए मैंने इंटरेस्ट लिया। जी, इसीलिए इंटरेस्ट मैंने भरा था उसमें। तो मुझे हो भी गया मेरा सिलेक्शन। तो 2011 मई 2011 से यहाँ पदस्थ हूँ। और मैं 2022 मध्य 2022 में मैं स्पेशलिस्ट बना, शिशु रोग विशेषज्ञ पदोन्नत हुआ। और तत्पश्चात मैं 2022 से हूँ। मतलब एक कोविड का भी दौर आपने देखा है, और उस समय बच्चों में बड़ा रिस्क वाली स्थिति। जी, मैं बताना चाहूँगा, बच्चों कोविड के समय मैं यहीं पे था। और मेरा मतलब ये 50 डॉक्टरों की जो पहले जो ड्यूटी लगी थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो इंदौर में, तो उसमें 50 डॉक्टरों में एक मैं भी था। जिनकी ड्यूटी मतलब इंदौर में लगी थी। उस समय नई बीमारी, बिल्कुल नई बीमारी थी। 2020 में मैंने ड्यूटी करके आया वहाँ पे, जो कि बहुत ही उस समय बहुत डरावना फेज था। और एक वो मतलब असामान्य स्थिति जैसा था। किसी को ज़्यादा कुछ उस समय कोई अध्ययन भी नहीं हुआ था, कोई रिकॉर्ड नहीं थे, कोई डेटा नहीं था अपने पास। तो उस समय की स्थिति में मैंने करीब 1.5 महीने इंदौर में सेवाएँ भी दी अपनी। और तत्पश्चात यहाँ पे जो कोविड में यहाँ के कोविड वार्ड बना, इसमें भी हमने अनवरत सेवाएँ दी। बैतूल ज़िले में वर्तमान में आप सिविल सर्जन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और ये बड़ी जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है, खासतौर से बैतूल जिला अस्पताल में। तो किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं, और क्या लगता है आपको क्या क्या सुविधाएं हमारे ज़िले के मरीजों के लिए उपलब्ध है? जी, बैतूल ज़िले में अभी मैंने 1 दिसंबर 2024 से डॉक्टर बारंगा सर के रिटायरमेंट के पश्चात मुझे जिम्मेदारी मिली है शासन के माध्यम से। तो तब से मैं ये इस पे कार्यरत हूँ। तो यहाँ मेरा अनुभव तो 2011 से मैं देख रहा हूँ अस्पताल को। तो हर क्षेत्र से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ। और यहाँ पे सभी से मेरा लोकल पब्लिक से, जनता से, माननीय जनप्रतिनिधियों से भी सब अच्छे से परिचय हुआ है। पत्रकार बंधुओं से भी परिचय है, और सभी जिलाधिकारियों से भी पहले से परिचय रहा है। तो अनुभव को देखते हुए मैंने अपना कार्य चालू किया। तो यह जिला अस्पताल में क्या है, हमें बस यही थोड़ी सी परेशानी इस बात की है कि, परेशानी नहीं है मतलब एक हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है कि जिला अस्पताल बैतूल जिला क्योंकि एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। तो उसमें पॉपुलेशन हमारी 17 लाख के करीब पॉपुलेशन है। उसमें हमारे 10 CHCs हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, एक सिविल हॉस्पिटल, ऐसे मिला के हमारे पास, और एक जिला अस्पताल। तो जिला अस्पताल जिसमें सबसे प्रमुख संस्थान कहलाता है। तो ये हमारा जो जिला अस्पताल है रेफर सेंटर है सब जगह से, क्योंकि सभी डॉक्टरों की पूर्ति सब जगह नहीं है, कहीं डॉक्टर कम है, कहीं ज़्यादा है।
तो वो भी अपनी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। हमारे सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक भी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या ज़्यादा और इसके कारण से कई बार रेफ़र ज़्यादा आते हैं और यहाँ पे रेफरल भी रेट ज़्यादा है। तो उन रेफरल्स को और साथ ही साथ जो अपने यहाँ डायरेक्ट मरीज आ रहे हैं उनको डील करना एक चुनौती भी है और एक हम उसको अच्छे से अपना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें और सुधार करें। क्या सुविधाएं हैं अपने यहाँ अभी आज? अभी हमारे पास हम बोलेंगे कि हमारे पास एक तो सभी PICU भी है हमारे पास, नवजात शिशु का ICU भी है, HDU भी बन गया है जिसमें कि गर्भवती माताओं के लिए भी ICU की व्यवस्था है जी। और हमने डायलिसिस यूनिट भी है हमारे पास जो कि संचालित है। और आने वाले समय में हमने अभी एक करीब 1 महीने के अंदर हमें क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक करके एक नया भवन भी मिलने वाला है जी। और हमें आशा है कि शासन उसके साथ हमें मानव संसाधन की पूर्ति भी करेगा जी। मतलब तो सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ मानव संसाधन की बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे पास। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार पत्राचार भी किया गया, तो क्या वजह होती है? हमारे पास 33 विशेषज्ञ के पद के अगेंस्ट हमारे पास 13 रिक्त हैं, 18 ही कार्यरत है और 18 मेडिकल ऑफिसर के अगेंस्ट हमारे पास 16 कार्यरत हैं, 2 रिक्त हैं। संविदा के पद तो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस विषय में क्या जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में नहीं लाया गया है? उन सभी के संज्ञान में लाया गया और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और हम अपने वरिष्ठ कार्यालय से के सहयोग से और उनको हमारा पत्राचार भी हुआ है और मैं खुद जाके भी माननीय कमिश्नर सर से सबसे मिल के भी आया हूँ और सर ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चिकित्सकों की पूर्ति की जाएगी। हमारे पास जैसे बोलना चाहूँगा, यादव सर के जाने के बाद से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, एक वो बहुत बड़ी कमी खल रही है क्योंकि यहाँ पर जैसे सोनोग्राफी सेवाएं प्रोवाइड हो रही हैं। गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी तो विशेषज्ञ जो PGMO है, विशेषज्ञ हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट, उनको करने का वो प्रशिक्षित भी हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन जो सामान्य सोनोग्राफी सुविधा हमारी मतलब 2024 से बंद है, 1 जनवरी 2024 से, क्योंकि डॉक्टर यादव साहब रिटायर हो गए। तो तब से मैं उसके लिए प्रयासरत हैं। एक पैथोलॉजी में हमारे एक PGMO ने अभी फ़िलहाल ज्वाइन किया है, पैथोलॉजी में भी हमारे पास नहीं थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। और मुझे बिल्कुल आशा है कि आने वाले समय में हमें मानव संसाधन भी मिलेंगे और सुविधाओं विस्तार के लिए हमें आवश्यक बजट वगैरह भी मिलेगा। तो अभी तक के कार्यकाल में कोई नवाचार आपके द्वारा किया गया है अस्पताल में? कुछ नई सुविधाएं या कुछ ऐसी चीज़ें आपके, कहते हैं कि एक हर अधिकारी का अपना एक एफर्ट्स होता है, तो आपका क्या एफर्ट्स रहा है? जी, हमारे अभी मतलब मेरे आने के पश्चात हमने नवाचार तो अभी नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने ये जब से MCH भवन बन के तैयार था तो उसको चालू करने के लिए हमने बहुत प्रयास किए और वो प्रारंभ कर लिया। नवीन OT हमने प्रारंभ कर ली और हमने अभी यहाँ पे हमको CSR के माध्यम से कुछ मशीनें मिली, तो हमने इंडोस्कोपी है और TMT और इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा चालू करी है। चलते चलते बात करते हैं आपके परिवार के बारे में भी कि किस तरह से समन्वय बिठाते कहते हैं कि प्रेस, पुलिस और पत्रकार और चिकित्सा ऐसे जॉब है जो 24/7 है। बिल्कुल है। तो किस तरह से अपने बच्चों और पत्नी और बाकी परिवार के साथ आप एडजस्ट? दीदी, आपका अच्छा प्रश्न है ये। जी, ये जरूरी है, उनको भूल जाते हैं तो भाभी जी नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये मैं जब से मुझे पदभार मिला है तो सबका आशीर्वाद भी है मेरे साथ और उसमें पदभार मिलने के साथ साथ जिम्मेदारी मिलती है, तो समय भी हमें ज़्यादा देना होता है जी। तो वो मुझे देना पड़ता है और देता हूँ। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं पूरा समय दूँ। तो समय देने के साथ साथ ये भी होता है कि घर में हमें कभी कभी देर से जाते हैं, कभी अपने कोई मरीज भी रहते हैं तो उनको भी समय जो हमारा वहाँ का मरीज का टाइम रहता है वो कभी देरी हो जाती है और कभी कभी मैडम की कुछ वो रहती है तो कभी मार्केट जाने में उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा सा नोकझोंक होती है, लेकिन वो भी फिर उनको भी एहसास होता है कि नहीं, इनको जिम्मेदारी है, तो वो पूरा सहयोग करती हैं। मिसेज हमारी वो भी एक BSc होल्डर है, गार्डनिंग है और उनका यूट्यूब चैनल भी, यूट्यूबर है वो, यूट्यूब चैनल भी है और हमारे शासकीय आवास में उन्होंने बहुत अच्छा गार्डन डेवलप किया है। हाँ, वो मैंने भी देखा है जी। तो हमने आज बात की है जगदीश गोरे जी से, डॉक्टर जगदीश गोरे जी, और मुझे लगता है कि इनके काफ़ी सारे अनुभव हमारे बैतूल वासियों ने सुने हैं और ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं को इम्प्रूव करने में इनका काफ़ी अच्छा योगदान भविष्य। कहते हैं कि अनुशासन जो है बच्चों को स्वावलंबी भी बनाता है और अनुशासित भी रखता है। तो पिता का अनुशासन आप में किस तरह से रहा? मैं बोलूँगा कि अभी पापा जी जैसे आज भी आते हैं, आते हैं पांडुना से यहाँ आते हैं, तो आज भी उनका डर है हमारे मन में।
कई वो जैसे उनके सामने हम चाय पहले टोकते थे कि चाय नहीं पीना चाहिए, तो आज भी हम चाय का कप लेके बैठने से डर लगता है उनके सामने। ये तक है। और जंक फूड के लिए भी जैसे हमारे मेरी 2 बेटियां हैं, तो वो कभी जंक फूड की कोई डिमांड करते तो आज भी डांट पड़ती, तो वो मुझे भी बोलते कि कभी नहीं लाना, तो हम नहीं लाते। तो भाई देखिए उनके सामने ये इतना डर है जी, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए जी, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे पिता के सामने, वो तो पापा के सामने हम पहले भी खाना खाने से भी डर लगता था, तो आज भी हम वापस सामने कमरे में बैठते हैं आके, तो हम इधर खाना खाते चुपचाप। तो ये एक मतलब अच्छा भी है और अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, नहीं यार ये तो होना भी चाहिए। और एक रिस्पेक्ट है ये। मम्मी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मम्मी तो सबकी मम्मी, जैसे मेरी मम्मी है सब हाउस वाइफ रही है, और जी ऐसा कि डांट वाट पड़ गई तो दुलार मम्मी कभी नहीं डांटती थी। पापा भी कभी ऐसा नहीं, लेकिन डिसिप्लिन रखते थे। मम्मी का खाना बहुत अच्छा बनाती मम्मी, अभी भी हम कुछ होता है मम्मी अच्छे से बना के। हम ऐसे नहीं मानते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा भोजन बनाती है या मेरी मम्मी बहुत अच्छा भोजन बनाती है, तो हम ऐसे कही हुई बातों पे यकीन नहीं करते हैं, उसको हम पहले चख के देखते हैं। अरे बिल्कुल, आपका जी दीदी आपका स्वागत है। मम्मी आएंगी तो मैं बिल्कुल आपको आमंत्रित करूंगा। ये तो बिल्कुल। लेकिन अब क्या है ना, ये जितने दर्शक देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब क्या मम्मी खाना अच्छा बनाती है, तो पता चला आंटी जी की फजीयत होगी। आज ही मैं बताऊंगा, मेरी सिस्टर आज गई यहाँ से विदिशा ट्रेन में, तो मम्मी ने सब्जी भिजवाई थी जी, तो वही खा के मतलब ये देखिए वो माँ का प्यार है जो ट्रेन से बैतूल आ गया, कितनी बड़ी बात है।